दिस इज मी अंजलि बालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट। काफ़ी बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसको बिल्कुल उसके शॉर्ट नोट्स बना करके जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और आप एग्जाम में इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, और सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं, उसमें बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख पाए। तो वही हमारी कोशिश रहेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरी यूनिट हमने अभी खत्म करनी है और शाम को गाइज इस यूनिट का हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आज क्या सीखा है और कितनी वो चीजें आपके दिमाग में सेट हुई है और किस तरीके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसी यूनिट के यूनिट नंबर फर्स्ट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण की। ठीक है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम आज पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पूरी इसी पर बेस हो जाती है कि टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो यही आज हम कवर करेंगे। ओके गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ इस चैप्टर को आपको किसी ने भी बहुत सही से एक्सप्लेन नहीं किया है। बहुत सारी कमजोरियां इस चैप्टर में स्टूडेंट्स की रह जाती है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी क्योंकि बहुत अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत ही मार्क्स गेनिंग ये चैप्टर है आपका। तो आपको रटना कुछ नहीं होगा, सिर्फ ध्यान देके समझना होगा, ध्यान से बैठना होगा। जो जो चीजें मैं बताऊंगी सिर्फ उसको समझना होगा। ठीक है, और बाकी इस क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डीएलएड वाले बच्चों का। ठीक है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स सब कुछ वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके गाइज, आने वाली क्लासेस के बारे में भी अगर कुछ शेड्यूल होता है तो हम वहीं पर सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं, तो आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसी के अंदर पूरी यूनिट में सिर्फ आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग ही पढ़ने होंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की विधियां। कौन कौन सी शिक्षण की विधियां हैं जो कि एक अध्यापक एक कक्षा में जब पढ़ाने जाता है उनको ग्रहण करता है, उनको अपनाता है। और क्यों अपनाता है? ताकि जो उसके स्टूडेंट्स है, जो उसके छात्र है, उन सभी के सामने अपनी विषय वस्तु को या सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ाता है उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाए, प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, एक ओवरऑल व्यू सेट हो गया आपका। आपको सिर्फ समझना है, अभी लिखना कुछ नहीं है। ओके, लिखने का टाइम दिया जाएगा या फिर आपको नोट्स एज इट इज, आपको जो भी मैं यहाँ लिखूंगी वो सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके गाइज, तो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठना है। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो सिर्फ आज के लिए वो चीज़ें याद होगी, एग्जाम के आते आते आप वो सब चीज़ें मिस हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, एक बात और ज़रूर याद रखिएगा, बीच में हम बात नहीं करेंगे, शुरू में ही मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें। तो आपको करना ये होगा कि जो आप अभी से, मतलब आपका कोर्स तो कंप्लीट नहीं है, अभी कुछ समझ तो आया नहीं है कि किस चैप्टर में क्या कितना कैसे पढ़ना है, लेकिन आप अभी से प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा रहे हैं तो वो चीज़ें आप पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स मत लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लगा पाएंगे, लेकिन अगर आप भागे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे तो देखिए जब तक आपको वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो आपको डिमोटिवेट कर जाएगा कि ये भी नहीं आता है, और फिर आप रटने की तरफ जाओगे और रटोगे तो फिर वही बात है, आपको आज याद रहेगा, कब तक रटेंगे? काफ़ी सारे आपके 7 सब्जेक्ट है, 7 के 7 सब्जेक्ट में अगर आप समझोगे नहीं, सिर्फ रटने पर जोर दोगे तो वो तो आपका सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और एग्जाम टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देना है, ना कि रटने पर। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। हमने क्या बताया आपको? मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, यानी कौन कौन सी विधियां हैं जो कि एक अध्यापक के द्वारा अपनाई जाती है कक्षा में विषय वस्तु को प्रेजेंट करते समय। ठीक है, अब एक चीज और है कि इंग्लिश किस जरूरत क्यों पड़ती है हमें पढ़ने के लिए।
तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें कोई इसमें महारत तो हासिल नहीं करनी है कि हमें स्पीकिंग करनी है इंग्लिश में। मैं आपको सब चीज़ें ट्रांसलेट कर करके बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग या मेथड्स का मतलब क्या होता है। ओके, एक वर्ड में मैंने आपको बता दिया कि मेथड क्या होता है, विधि होती है या शिक्षण की विधि, ठीक है, शिक्षण की विधियां। तो चलिए मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले टीचिंग मेथड इज ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। क्या बताया है कि शिक्षण विधि कक्षा में सामग्री की प्रस्तुति की एक शैली है। ये बात कही गई है मीनिंग में। आपको देखिए, आपकी क्लास के एंड तक आपको ये सब चीजें ऑन द टिप्स याद हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है किस तरीके से इंग्लिश में याद करेंगे, बहुत ईजी है। जो सबसे ज्यादा टफ कही जाने वाली यूनिट है ना, वो यही है, और उसको हम आज एक बार में फिनिश कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा, क्या बताया गया है कि टीचिंग मेथड इज ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। टीचिंग मेथड क्या होता है, एक स्टाइल होता है, शैली होती है कंटेंट को क्लासरूम में प्रेजेंट करने की। किसको? कंटेंट को, विषय वस्तु को। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं बता रही हूं आपको, यहां से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। ओके, कंटेंट को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेथड, टीचिंग मेथड में किस चीज पर जोर दिया जाता है या किस चीज को समझाया जाता है क्लासरूम में, तो वो होती है विषय वस्तु यानी कंटेंट। ओके, समझ आया इतना? क्या है मेथड? मेथड क्या है? एक शैली होती है, एक विधि होती है, जो भी शिक्षण की सामग्री होती है उसको कक्षा में प्रस्तुत करने की। ओके, इतनी मीनिंग समझ आया आपको? चलिए आगे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन दी है इनकी अकॉर्डिंग टू ब्राउडी, ठीक है। ब्राउडी के द्वारा क्या कहा गया है, इन्होंने क्या कहा गया है कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, वो चीज जान लेते हैं। इन्होंने कहा मेथड रेफर्स टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स कॉमनली डिनोटेड बाय इंस्ट्रक्शन। यानी इन्होंने कहा है कि जो मेथड्स होते हैं शिक्षण के, वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस होती है किसकी? कंटेंट्स की, ठीक है। क्लासरूम में क्या प्रेजेंट करना है उसकी एक फॉर्मली सीक्वेंस बनाई जाती है। फॉर्मल से मतलब होता है औपचारिक, ठीक है। औपचारिक स्ट्रक्चर है यानी एक तरीका है, ठीक है, एक पद्धति है कि इसके बाद ये चीजें यूज करनी है पढ़ाने में। सबसे पहले क्या करना है, क्लास में आके बताना है स्टूडेंट्स को कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इन्होंने वही कहा है कि एक स्ट्रक्चर होता है टीच करने का, उसको एक पूरी सीक्वेंस में फॉलो करना होता है उस स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसे हम औपचारिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, द टर्म मेथड कवर्स बोथ, यानी जो मेथड टर्म है, ये वर्ड है, ये दोनों को कवर कर लेता है, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स, ठीक है। इन दोनों को ये कवर कर लेता है ऑफ टीचिंग एंड इन्वॉल्व्स द चॉइस ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट एंड इन विच ऑर्डर इज टू बी प्रेजेंटेड। यानी पूरी बात का निचोड़ ये है, इन्होंने कहा है, ब्राउडी ने कहा है कि जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो आपको ये बताएंगे कि आपको कब, क्या और कैसे पढ़ाना है, ठीक है, किस ऑर्डर में पढ़ाना है, किस मैनर में पढ़ाना है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बना करके, ठीक है। जब आपको क्लास में प्रेजेंट करना है तो इनके द्वारा यही कही गई है ये पूरी बात कि मेथड ऑफ टीचिंग प्रेजेंट करता है कि मेथड ऑफ टीचिंग एक स्ट्रक्चर होता है अपने स्टूडेंट्स के सामने अपनी बातों को या अपनी विषय वस्तु को प्रेजेंट करने का। जो हमने मीनिंग में जाना था वही मिलता जुलता इसका पूरा मतलब है, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी जो सबसे ज्यादा जरूरी होगी, वो आपके बिल्कुल सामने है, यही आपको याद रखनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मीनिंग आपको अभी के अभी याद हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, यानी जो ये मेथड ऑफ टीचिंग है, टीचिंग के जो विधि है, यानी कि कौन कौन सी विधि होती है टीच करने की, ठीक है, पढ़ाने की कौन कौन सी विधि होती है। तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फेमस है, पूछी जाती है एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके गाइस, तो टाइप्स ऑफ टीचिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं।
ओके, तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मेथड ऑफ टीचिंग को। कौन कौन से? नंबर 1 ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड, ठीक है, यानी पुरानी विधि, पौराणिक विधि भी कह सकते हैं, जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है, ठीक है, वो हो गया ओल्ड मेथड। लेकिन अब कौन सा है? न्यू मेथड फॉलो किया जाता है, न्यू मेथड, ठीक है। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है मेथड ऑफ टीचिंग को या टाइप्स ऑफ टीचिंग को। एक तो न्यू मेथड और दूसरा क्या है? ओल्ड मेथड। ओके गाइस, तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ओल्ड और न्यू। इतना समझ आया? याद हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है कि ओल्ड मेथड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में? अभी आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। पहला है ग्रामर कम ट्रांसलेशन, मेथड, ठीक है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना आपको जो भी मैं नोट डाउन कर रही हूँ? पहला है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बारे में अभी बात करूँगी कि इसका मतलब क्या है और ये कैसा मेथड है, इसमें किस तरीके से पढ़ाया जाता है। बेसिकली हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि पढ़ाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। ओके, तो पहला क्या है जो कि पुराने तरीके के अंदर आता है, पुरानी विधि के अंतर्गत आता है, वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ओल्ड मेथड के अंदर ही एक और इसका टाइप होता है, वो है डायरेक्ट मेथड। एक तो हो गया ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ऑलराइट, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, मुझे तो लगता है आपको साथ साथ याद भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस चीज को कैच कर पा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, टू टाइप्स, एक ओल्ड एक न्यू मेथड, ठीक है। ओल्ड और न्यू याद रखने की तो कोई बात ही नहीं है। अब ओल्ड मेथड कौन कौन से? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इसको भी आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक बार इधर बात कर लेते हैं कि सेकंड जो मेथड होता है न्यू मेथड, इसको हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसके तो नाम में ही न्यू है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ओल्ड में आएगा या फिर न्यू मेथड में आएगा, ठीक है। तो क्या है? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दूसरे की बात करें, दूसरा मेथड है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है ये बहुत पूछा जाता है। दूसरे मेथड की बात करते हैं तो वो होता है बायलिंगुअल, बायलिंगुअल मेथड। ऑलराइट, और तीसरे मेथड की बात करें तो तीसरा मेथड क्या होता है? ये होता है गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया कंप्लीट इतना, ठीक है। अब यहां से आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलिए एक बार फटाफट से इसको पूरा रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं बोर्ड रफ करूंगी और आगे की चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अगर बाय चांस आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप ये चीज़ भी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मीनिंग सबका सेम है। इसमें भले ही थोड़े अलग वर्ड्स यूज कर दिए गए हो, लेकिन बात कहने का सार या निचोड़ यही है। ओके, और ये बहुत इजी है आपके लिए समझना। क्या बताया मैंने? मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, शिक्षण की विधि क्या होती है, विधियां क्या होती है, कि टीचिंग मेथड इज ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। ये वर्ड आपको बिल्कुल अपने जहन में उतार लेना है, कंटेंट, ठीक है।
आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्राउडी मेथड रेफर्स टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स कॉमनली डिनोटेड बाय इंस्ट्रक्शन। द टर्म मेथड कवर्स बोथ स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स इज टू बी प्रेजेंटेड। ठीक है, tactics of teaching and involves the choice of what is to be taught and in order to be presented। ठीक है, किस तरीके से पढ़ाना है और क्या प्रेजेंट करना है, उस सभी के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप मेथड्स फॉलो करोगे टीचिंग का। ओके, तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। दो तरह के होते हैं, एक ओल्ड मेथड, दूसरा होता है न्यू मेथड। ओल्ड मेथड दो तरीके के होते हैं। पहला क्या है कि ग्रामर कम्स ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इधर बात करते हैं न्यू मेथड के बारे में। एक तो है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, दूसरा बाइलिंगुअल मेथड, और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ओके गाइस, तो चलिए एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ मेथड डिस्कस करने वाली हूँ अभी आगे। ठीक है, एक एक कर इनके बारे में आपको बताऊंगी। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, और लॉन्ग में आपका यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होते हैं 2 नंबर वाले, यहाँ से वहाँ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से बनेगा आपका मल्टीपल चॉइस जो मैंने आपको इधर लिखा है, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बनने वाला है। ठीक है, आपसे टाइप्स भी पूछ सकता है, तो आप एक बार नज़र मार लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे की बातें करते हैं। सो गाइज, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ओल्ड मेथड के अंतर्गत जो आता है क्या है, ग्रामर कम्स ट्रांसलेशन मेथड, यानी व्याकरण सह अनुवाद विधि। क्या होता है इसमें और किस तरीके का ये मेथड है, इसमें ऐसा क्या अलग होता है जो इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? वो इसलिए गाइज, एक तो ये सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, इसको ओल्डेस्ट मेथड आपसे अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विच वन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ठीक है, विच वन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, तो आप बिल्कुल इसका यही आंसर देने वाले हैं। ठीक है, इसको ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इन तीनों नामों से जाना जाता है। अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर इस तरीके से डाइवर्ट करके क्वेश्चन पूछता है तो आप बिल्कुल उसका आंसर दे पाएंगे। अब मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। ठीक है, चलिए अब इसमें बात क्या की गई है, पहले तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? In the teaching of English as a second language, the method which was originally followed in our country is known as grammar cum translation method। एक्चुअली कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि हम इंग्लिश को पढ़ते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज या जिसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो है हिंदी। ठीक है, इंग्लिश को हम सेकेंड लैंग्वेज मान करके पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, तो वो किस मेथड से पढ़ाया जाता आ रहा है जिस वजह से इसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, तो वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसी मेथड को फॉलो करते आ रहे हैं बहुत पहले से टीचर्स स्कूल्स में। ठीक है, और बाकी सब जगह भी इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। होता क्या है इसमें गाइस, होता क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर करके वर्ड टू वर्ड या पूरे सेंटेंस की एक बार में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को समझाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप छोटे से बड़े होते आ रहे हैं, स्कूल में पढ़े होंगे, तो जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हालांकि मैं भी इसी मेथड का आपको यूज़ कर रही हूँ समझाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इतना फेमस है। तो इसमें क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताया जाता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वर्ड टू वर्ड जैसे भी इसको पूरा ट्रांसलेट करके टीचर्स बताते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ताकि बच्चों का जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो चीज़ें उनको समझ आए। तो इसीलिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है हमारी कंट्री में इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, या फिर बाकी अदर लैंग्वेजेस को भी, लेकिन हम यहाँ पर बात इंग्लिश की करेंगे क्योंकि हमें यहाँ इंग्लिश पढ़ना है। ओके, तो ठीक है, इतनी बात समझ आई क्यों ज़रूरी है ये। अब दोस्तों, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि एडवांटेजेस बताइए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी और आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान बना दूंगी। वो कैसे कि देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है
कि मेरिट्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के मेरिट्स बताइए, तो आप यही लिखने वाले हैं। एडवांटेजेस पूछे जाए तो भी आप इसी तरीके से लिखने वाले हैं। तो अगर आपसे बेनिफिट्स कहा जाए, आपसे एडवांटेजेस बोला जाए लिखने के लिए या मेरिट्स बोला जाए, तो आप क्या चीज़ लिखेंगे? ठीक है, बहुत मतलब एक ही चीज़ इस तरीके से याद करेंगे हम ताकि तीनों जगह आप लिख पाए, क्योंकि समय कम है। ठीक है, और अलग अलग मैं आपको बताऊंगी तो भी आप उनको मिक्स करने वाले हैं, तो हमने इस तरीके से उठाया है कि वो चीज़ें तीनों में काम करें। ओके, अगर मेरिट्स पूछे जाए, एडवांटेज पूछे जाए, बेनिफिट्स पूछे जाए, ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, तो आप यही सब लिखेंगे। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेरिट्स या एडवांटेजेस हो सकते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के। सबसे पहले तो आप खुद सोचिए कि जब हमने इसका पूरा मतलब जान लिया है कि क्या होता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसमें होता ये है जो भी हमारी मातृभाषा होती है उसमें कन्वर्ट करके क्या होता है, ट्रांसलेट करके बताया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड, तो इसमें ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को बताया जाता है, समझाया जाता है। तो उससे क्या होगा? ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहली बात कि जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको समझने में किसी अदर लैंग्वेज की आसानी होगी, यानी अगर वो इंग्लिश सीख रहे हैं तो उन्हें आसानी होगी सीखने में अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं से आ जाता है, क्या है कि मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्टेज। ठीक है गाइस, इसे आप अपने तरीके से, आपको जो भी माइंड में आता है इससे रिलेटेड चीजें, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसको हम खुद से बिल्कुल बना करके लिख सकते हैं। पहली बात हो गई, हमने एक मिनट देख लिया इसका, या एडवांटेज कह लीजिए या बेनिफिट कह लीजिए, क्या है कि ये बहुत इफेक्टिव है। जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई भी अलग लैंग्वेज सिखाने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं प्राइमरी लेवल पर तो बहुत बेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ तो आएगी नहीं, अगर इंग्लिश में डायरेक्टली बताई जाए कि ये कैट है, ये डॉग है, तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि कैट माने बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए आपको इन मेथड्स की नॉलेज यहाँ पर कराई जा रही है। मेन आपका पढ़ने का टारगेट यही है कि आपको ये सब चीजें, ये मेथड्स फॉलो करने आने चाहिए, कहाँ, किस समय, किस सिचुएशन में कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, उसीलिए आपको ये चीजें सिखाई जा रही है। ओके गाइज, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड बेनिफिट क्या हो सकता है, इट यूज सिंपल टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। बिल्कुल कह सकते हैं हम क्या कि मतलब दिस मेथड यूज सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, कोई बताएगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम किसको बोलते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये सब चीज़ें सीखी होगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। हमने क्या लिखा है सेकंड मेरिट कि इट यूज सिंपल टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, इन सभी चीज़ों के थ्रू आप सिंपली ट्रांसलेट करके समझा सकते हैं। यानी बोर्ड पर लिखा इंग्लिश में, फिर उसको बोल करके ट्रांसलेट करके बता दिया हिंदी में, तो ज़्यादा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सिंपल होते हैं, इजी टू यूज़ होते हैं, उन्हें ही यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस मेथड को यूज़ करने के, वो ये भी हो सकता है कि टू डेवलप द स्किल्स ऑफ वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। यानी अगर हम किसी भी एक वर्ड का हिंदी में साथ साथ उसका मीनिंग बताते हुए चलते हैं तो उससे क्या होगा कि वोकैबुलरी अच्छी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो किस लिए यूज किया जा सकता है इसको? डेवलप्स द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है कि अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं तो वोकैबुलरी स्किल्स क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, और बात करते हैं और क्या हो
सकते हैं, आप भी सोचिए मेरे साथ साथ। और क्या यूज कर सकते हैं इसमें? तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर ऑफ ए लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। क्या हेल्प कर सकता है? कि किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर को समझने में ये हेल्प कर सकता है, या उसको समझने की एबिलिटी, क्षमता जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इट डेवलप्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, द लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज। इतना काफी है, 3-4 पॉइंट्स काफी है। चलिए एक और लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू देयर मदर टंग। ठीक है, अपनी मातृभाषा से ही वो क्या कर सकते हैं? इंग्लिश को सीख सकते हैं। अगर उनको इस तरीके से ट्रांसलेट कर करके बताया जा सकता है तो वो हेल्प करता है इंग्लिश को सीखने में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर मदर टंग। इट हेल्प्स students to learn English। अदर लैंग्वेजेस भी हो सकती है, लेकिन हम इंग्लिश की बात करें इसलिए इंग्लिश ही यूज करेंगे। थ्रू देयर मदर टंग। ठीक है, देयर मदर टंग। ठीक है, मदर टंग की हेल्प से वो इंग्लिश को बहुत इजीली सीख सकते हैं। अगर इस मेथड को टीचर फॉलो करता है तो इस तरीके से सिखा सकता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, ओके गाइस, इधर हम बात करेंगे डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोई भी एक वस्तु होती है, या फिर आप कह लीजिए कोई भी एक मेथड होता है, उसकी दोनों साइड्स होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव हमने एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, नेगेटिव की बात इधर करेंगे कि आखिर क्यों अच्छा नहीं है। यहाँ हमने बात करी कि ये मेथड क्यों अच्छा है, इधर बात करेंगे कि ये मेथड में ऐसी कौन कौन सी कमी है कि जिस वजह से हम इसको अच्छा नहीं कह सकते। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर डिमेरिट्स पूछा जाए, ठीक है, डिमेरिट्स पूछा जाए या डिसएडवांटेजेस पूछा जाए, तो आप दोनों जगह ये आराम से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके इनके बारे में कि क्यों अच्छा नहीं है ये मेथड अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आती है कि ये अननेचुरल मेथड है। अगर हम इस तरीके से ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं तो अननेचुरल मेथड है। नेचुरल क्या होता है कि जिसमें कुछ स्टेजेस होते हैं जिनको हमें एक एक करके फॉलो करना होता है, वो नेचुरल मेथड होता है। उनके बारे में आपको बताऊंगी, ये बहुत ज़रूरी बात मैं बोलने वाली हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक तो मैंने क्या कहा कि दिस इज अननेचुरल मेथड, दिस इज एन unnatural method of teaching। मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये एक अननेचुरल मेथड है। कैसे है अननेचुरल मेथड, उसकी भी बात कर लेते हैं, वो हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में। क्यों है ये नेचुरल मेथड? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का उसको इग्नोर करता है। ठीक है, दिस इग्नोर्स, दिस मेथड इग्नोर नेचुरल मेथड of learning a language।
जो एक भाषा को सीखने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है उसको ये मेथड इग्नोर करता है। और नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, ये बात आज की सबसे खास बात होगी, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा LSRW। LSRW इससे क्या मतलब है, L से हो जाएगा लिसनिंग, सबसे पहले सुनो, फिर स्पीकिंग बोलना, देन उसको रीड करना पढ़ना, और फिर इसको राइट करना। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, और यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको नोट डाउन करके स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, लिसनिंग, L से क्या बना लिसनिंग, S से क्या बनेगा स्पीकिंग, S डिनोट्स स्पीकिंग। R की बात करें तो रीडिंग, और W से क्या डिनोट करेगा, राइटिंग। ओके गाइज, तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। वो नेचुरल प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेजेस होती है, LSRW यानी लिसनिंग, देन क्या होगा S से स्पीकिंग, फिर R से रीडिंग और राइटिंग। पहले सुनना, फिर उसको बोलना, देन उसको पढ़ना और फिर उसको लिखना। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है किसी भी भाषा को सीखने का, टू लर्न ए लैंग्वेज। ओके, बता पाएंगे आप अगर आपसे पूछ लिया जाता है? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं, इसमें एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम, जो इसका डीमेरिट है, यानी जो इस मेथड में अच्छा नहीं है, वो ये है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीचर हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करके समझाए या समझा पाए। ठीक है, कुछ वर्ड्स बीच में वो छोड़ देता है, जिससे वो कई बार तो एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप लोगों को वो चीज़ें आती होगी, इस वजह से वो कोई चीज़ें स्किप कर देता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में वो चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है इस मेथड में। तो इस वाले मेथड में, कौन से, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी of word to word translation। ओके, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, यानी इम्पॉसिबिलिटी रहती है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये मेथड अच्छा नहीं है, इन 3 कारणों की वजह से। कौन कौन से? पहले तो यही कि ये एक अननेचुरल मेथड होता है, यानी बस पढ़ा और उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को बता दिया, तो ये अननेचुरल मेथड हुआ। तो नेचुरल मेथड को इग्नोर करता है, इसी वजह से अननेचुरल मेथड हुआ। और नेचुरल मेथड कौन कौन से होता है? ये होता है नेचुरल मेथड किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और तीसरी बात मैंने आपको बता ही दी है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है गाइज, और एक और बात दोस्तों मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहूँगी, इस वाले जो ये वाला टॉपिक है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसमें एक चीज़ मस्ट है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। टेक्स्ट बुक्स पर जो है ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा एम्फेसिस करता है ये वाला मेथड। ओके गाइस, तो आप इसको कहीं भी एक बार नोट कर लीजिएगा। आपको समझ आई, पूरी चीज़ें क्लियर हुआ ना ये मेथड? अब आपके देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, ये मेथड्स आपके सिर्फ अभी पढ़ने के लिए नहीं है। एक तो बात ये आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने लाइफ में ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप पढ़ाने जाएंगे। ओके, दूसरी बात ये है कि आपको टेट, सुपर टेट आप जो भी दोगे वहाँ तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेंगे सारे मेथड्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखिएगा। अभी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड। ओके गाइस, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए गाइज, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले मेथड के बारे में बात करते हैं। सेकंड मेथड कौन सा आता है न्यू मेथड के अंतर्गत? वो है डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के ऊपर। बहुत सिंपल सा है और क्वेश्चन आने के यहाँ से बहुत कम चांस है डायरेक्ट मेथड के, लेकिन हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता क्या पूछ सकता है एग्जामिनर।
तो हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जैसे ही ये नाम से सिंपल है कि डायरेक्ट मेथड, तो वही बात है डायरेक्ट मेथड कैसा होगा, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है किसी भी भाषा को सीखने का, उसको फॉलो करता हो। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, एक नेचुरल मेथड है। ये नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, रिफॉर्म मेथड भी इसको कह सकते हैं। क्यों है नेचुरल मेथड, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के जितने भी स्टेप्स होते हैं, रीडिंग राइटिंग, वो सभी, उन सभी को ये फॉलो करता है, इसीलिए इसको नेचुरल मेथड या डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों एक बड़ी बात कि इसको फ्रांस में इसकी इन्वेंशन की गई थी, या फ्रांस में इस मेथड को क्या किया गया था, सबसे पहले यूज किया गया था। फ्रांस से शुरुआत होती है इस मेथड की। अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बोला गया है। सो गाइज, मैंने इस पूरे पैराग्राफ को छोटे छोटे जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें डिवाइड करके आपके सामने नोट कर दिया है, ताकि आपको ये याद रखने में और समझने में आसानी हो। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द रियल एम ऑफ दिस मेथड इज टू मेक द लर्नर एक्वायर ए रियल कमांड ओवर द लैंग्वेज और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द मदर टंग। इसमें बात कही गई है कि इस जो ये मेथड है, इसका रियल एम है एक लर्नर की रियल कमांड बनाना अदर लैंग्वेज पर। जो लैंग्वेज यानी जो भी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो इस मेथड का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, उसको उसकी रियल कमांड बनाना उस लैंग्वेज पर। इस मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है, ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। समझ आई ये बात। आगे बढ़ते हैं। आगे कही गई है मोर फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इस मेथड में क्या कहा गया है कि जो ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा फोकस किया जाएगा किन उन चारों स्टेप में से, जो किसी भी भाषा को सीखने के 4 स्टेप होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फोकस करता है ये स्पीकिंग और लिसनिंग पर। ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करता है डायरेक्ट मेथड। ओके गाइज, इतना समझ आया, इतना ही काफी है इसके बारे में जानने के लिए डायरेक्ट मेथड के। अब बात कर लेते हैं अगला, जो हमारा सेकेंड टाइप था, न्यू मेथड। न्यू मेथड के अंतर्गत सबसे पहला क्या था, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इस मेथड का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक प्रिंसिपल थे एक कॉलेज के, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज था एक बंगाल के ढाका में। तो वहां पर एक प्रिंसिपल हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर माइकल पी वेस्ट। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था, डॉक्टर माइकल पी वेस्ट। ये एक प्रिंसिपल हुआ करते थे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के। तो इन्होंने इस बात पर ऑब्जर्व किया कि भाई बच्चा किस तरीके से ज़्यादा सीखता है, और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी कि भाई ये मेथड यूज़ करो, बाकी जो ये पुराने मेथड है तो पुराने हैं, नए मेथड लेकर के आओ टीचिंग में, तब कुछ भला हो बच्चों का और तब उन्हें समझ आएगा। तो इन्होंने इन जो ये पहले मेथड थे इनको नेग्लेक्ट किया कि ये मेथड अच्छे नहीं है, और जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसको यूज़ करो, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये जो मेथड है किसने दिया, डॉक्टर माइकल पी वेस्ट। इसी वजह से इस मेथड का नाम पड़ा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ओके, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने नया मेथड दिया, कहा पुरानों को छोड़ो, अब नई बात पर आते हैं, नया मेथड मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है गाइस, तो ये दिया डॉक्टर माइकल पी वेस्ट ने। कौन थे ये प्रिंसिपल थे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के ढाका में। ओके, इनका सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर रहा, इन्होंने कहा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि रीडिंग की एबिलिटी को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, मोर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा जोर इन्होंने अपनी बात पर दिया कि रीडिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा जो है होनी चाहिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए, बाकी चीजों को इन्होंने छोड़ा। ठीक है, कि जो और 3 स्टेप्स होते हैं वो उतने ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट्स को कोई नई लैंग्वेज सीखने या सिखाने के लिए रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना। ओके गाइज, दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि फेवर्स जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। ये फेवर में थे कि हाँ ठीक है, मदर टंग को भी आप साथ साथ में यूज कर सकते हैं समझाने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस था
वो रीडिंग एबिलिटी पर था इनका। ठीक है, इन्होंने सोचा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो वो चीज़ें खुद ब खुद सीख जाएंगे, वो लैंग्वेज उनको आ जाएगी। तो इनकी थियोरी यही है। अब आगे चलिए दोस्तों, इनके भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स है जो इन्होंने मेथड दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वही पीछे वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर मेरिट्स पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे, यही लिखेंगे, और अगर आपसे पूछ लिया जाता है डिमेरिट्स तो भी आप इनको लिख सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं एक एक कर इनके बारे में। सबसे पहली मेरिट क्या है अगर रीडिंग एबिलिटी को, क्योंकि सारी चीजें दोस्तों इसी वर्ड पर यहाँ पर बेस्ड रहने वाली है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर माइकल पी वेस्ट का मेथड है उसमें कौन सी एबिलिटी पर या फिर कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो वो है रीडिंग पर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका क्या मेरिट होगा इस मेथड का, वो चीज सीखते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करता है डेवलप करने में इंडिपेंडेंट रीडिंग को, इंडिपेंडेंट रीडिंग करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रीडिंग से क्या मतलब है कि जब उस चीज़ को बार बार रीड करते रहेंगे आप, तो फिर बिना किसी की हेल्प के, पहले तो आप टीचर की हेल्प से उसको पढ़ेंगे, बोलेंगे। अगर आप बिल्कुल प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो जिस तरीके से आप उसकी रीडिंग एबिलिटी को अपनी इंप्रूव कर लेंगे तो आपकी इंडिपेंडेंट रीडिंग होगी, यानी किसी की ज़रूरत के बिना आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बात करें। दूसरा पॉइंट क्या है कि डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है ये वाला, ये क्या करता है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग। यानी अगर किसी को पढ़ना सिखाना है, रीड करना सिखाना है, तो उसके लिए ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, जिसको रीडिंग सिखाना है उसके लिए। तो लिख लेते हैं, इसका मेरिट ही तो हुआ, वेरी इफेक्टिव इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग। ओके, अगर किसी को रीड करना सिखाना है या रीडिंग सिखाना है तो उसके लिए ये मेथड एकदम बेस्ट है। आगे बात कर लेते हैं और क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट की, इट डेवलप कॉम्प्रिहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी। यानी ये मेथड है जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है, वो क्या करता है, हेल्प करता है डेवलप करने में किसको, सेल्फ एक्टिविटीज को। ठीक है, जो सेल्फ एक्टिविटीज है उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये बात हमने की इसके मेरिट्स की या एडवांटेजेस की। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिमेरिट्स होते हैं इस मेथड के। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें बहुत कम चीज़ों पर बात कही गई है, क्या कि सिर्फ रीडिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, जो बाकी तीन बची उनका क्या। अब जो नेचुरल प्रोसेस होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, उसमें चारों ज़रूरी होती है। ठीक है, हर एक की अपनी एक अहम रोल होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें से सिर्फ एक उठा लिया कि रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बाकी तीनों को क्या किया, इग्नोर किया। तो सबसे बड़ी कमी इस मेथड की यही है कि नो एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, जोर देना। बाकी जो अदर स्किल्स हैं उनको इन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। और थियोरेटिकल ग्रामर को भी इन्होंने इग्नोर किया। ठीक है, तो ये इस मेथड की कमी है या डिमेरिट है। आगे बात कर लेते हैं, जैसे हमने अभी बोला, इट इग्नोर्स द अदर 3 स्किल्स। बाकी बचे जो 3 स्किल्स थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब जो रीडिंग एबिलिटी के अलग या रीडिंग स्किल के अलग बाकी 3 बचे स्किल्स है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, देखती हूँ आपको अभी तक कितना याद रह पाया है। चलिए तब तक हम बात कर लेते हैं अगला जो इसका डिमेरिट है कि दिस इज अ इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट मेथड क्यों है, कोई रीजन बता पाएगा। दिस इज इनकम्प्लीट मेथड ऑफ टीचिंग।
इनकम्प्लीट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये एक इनकम्प्लीट मेथड है, अधूरा मेथड है। क्यों है अधूरा मेथड? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक बात पर जोर दिया है, बाकी तीनों को इग्नोर किया है, तीनों स्किल्स को बाकी को इग्नोर कर दिया है। तो इन चारों स्किल्स को मिलकर ही कोई एक मेथड कंप्लीट हो सकता है, इन्होंने कर दिया इग्नोर, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट मेथड कहेंगे। इस वजह से ये इसका डिमेरिट है। ओके गाइस, समझ आया इतना? एक बार चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या था कि इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, क्योंकि इसमें चारों प्रोसेस यूज किए जा रहे थे और इसका रियल एम था कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसका बिल्कुल उस लैंग्वेज में पूरी उसकी कमांड होनी चाहिए, पूरी पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए चारों जो स्किल्स हैं उसको फॉलो किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, और ज़्यादा फोकस इसके स्पीकिंग और लिसनिंग में किया जाता है। और ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए बाकी बची कुछ चीज़ें हैं उनको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम में आपको पूरी PDF मिल जाएगी क्लास की। ओके गाइस, तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट मेथड देखते हैं जिसका नाम है बायलैंग्वेज मेथड। जैसा कि आपको इसके नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम दो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, बायलैंग्वेज यानी दो लैंग्वेजेस को साथ साथ। बाय मतलब क्या होता है? टू। ओके, तो इसके बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस पर थोड़ा अधिक हम कंसंट्रेट करके जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं आपको बोलूंगी आपको सिर्फ सुनना है और समझना है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानिए कि ये बायलैंग्वेज मेथड किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा बताया गया। तो ये मेथड दिया है प्रोफेसर CJ डॉडसन ने। ठीक है, प्रोफेसर CJ डॉडसन ने इस मेथड को इन्वेंट किया है जिसका नाम है बायलैंग्वेज मेथड, प्रोफेसर CJ डॉडसन के द्वारा। तो कहा क्या गया है इस मेथड में कि द बायलैंग्वेज मेथड मीन्स ए मेथड वेयर टू लैंग्वेजेस दैट इज द मदर टंग आर यूज्ड। इन दिस मेथड their mother tongue is used to achieve the targeted language English। यानी बात ये कही गई है कि इसमें दो लैंग्वेजेस का यूज करेंगे। ठीक है, पहली कौन सी? मदर टंग होगी, जो आपकी मातृभाषा होगी, और दूसरी वो टारगेटेड लैंग्वेज जिसको सीखना है। ठीक है, या जिसको सिखाना है। तो इन दोनों पर फोकस रख के दोनों को इक्वली लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये होता है बायलैंग्वेज मेथड में, यानी दो लैंग्वेजेस होती है, एक तो जिसके द्वारा हमें जिसके हेल्प से हमें सिखाना है, और दूसरी कौन सी? टारगेटेड लैंग्वेज जो कि सीखनी है। सो इस मेथड में दोनों लैंग्वेजेस को रखा जाता है। ठीक है, एक तो टारगेटेड लैंग्वेज और एक लैंग्वेज वो जिसके द्वारा हम उसको सीखेंगे, ग्रैस्प करेंगे। तो इन दोनों पर इनका फोकस रहता है, मदर टंग पर भी और टारगेटेड लैंग्वेज। सो यहाँ कौन सी होगी टारगेट लैंग्वेज? इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी जान लेते हैं। ओके गाइस, सबसे पहली बात क्या होगी कि जब हम दोनों लैंग्वेजेस को साथ साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है, दोनों के थ्रू ही हम एक जो टारगेटेड लैंग्वेज होगी उस पर पकड़ बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो एक्यूरेसी है भाषा को सीखने की, ठीक है, सटीकता, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? एंश्योर एक्यूरेसी, यानी फ्लो में आप उसको बोल पाएंगे, फ्लुएंसी होगी। ठीक है, और इसी वजह से इसका बायलैंग्वेज मेथड यानी द्विभाषीय विधि, इसको इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, बायलैंग्वेज यानी द्विभाषीय विधि। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि बायलैंग्वेज मेथड सेव्स टाइम, समय की बचत होती है अगर हम ये मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, क्या करता है ये? टाइम सेव करता है। ओके, पढ़ने वाले का भी और पढ़ाने वाले का भी। आगे बात कर लेते हैं कि अगर इसके मेरिट्स है तो डिमेरिट्स तो ऑफ कोर्स होंगे, उनकी बात कर लेते हैं। पहला है मे कंफ्यूज स्टूडेंट्स, मे कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, यानी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है, छात्र है, उनको कई बार ये कंफ्यूज कर देता है कि
कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा, किस पर ज़्यादा फोकस करें, क्या चीज़ सीखनी है, किसका क्या मतलब होगा, यानी किसी भी तरीके से उनको कंफ्यूज कर देता है जब हम एक साथ दो लैंग्वेजेस को सीखते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा, नॉट यूजफुल फॉर द हायर सेकेंडरी लेवल, नॉट यूजफुल फॉर अ हायर सेकेंडरी स्टेज, यानी जब तक प्राइमरी या मिडिल स्टेज में है स्टूडेंट तब तक ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हायर सेकेंडरी स्टेज पर उतनी यूजफुल नहीं होती है ये वाली विधि या बायलैंग्युअल मेथड या फिर द्विभाषीय विधि। वहाँ जाकर उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, वहाँ उतनी इफेक्टिव वो नहीं रहती है। तो ये इसके दोनों क्या हो जाते हैं, डीमेरिट्स हो जाते हैं। मेरिट्स की बात करें क्या है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है, फ्लुएंसी इंक्रीज करता है ये मेथड, और क्या है, टाइम को सेव करता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ऑनलाइन शिक्षण DLED करके ग्रुप का नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। सो ठीक है गाइस, कल फिर से मुलाकात होगी आपसे, आगे के जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके टेस्ट लगाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, मॉक टेस्ट, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके साथ साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। और शाम को आपको लाइव आना है, ठीक 7 बजे आपको लाइव आना है, और उसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उन सभी को हम इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे, साथ के साथ इसको बिल्कुल खत्म करके चलेंगे एक साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।